हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलर का कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के फील्ड में। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जब ज्यादातर बच्चे एग्जाम में बैठे होते हैं तो उनके सामने आता है कंफ्यूजन कि जो हमने पहले पढ़े थे वो प्रिंसिपल थे या वो टेक्निक थी, क्योंकि टेलर ने दोनों चीजें दिया है, प्रिंसिपल भी दिए हैं, उन्होंने दिया है साथ में टेक्निक भी। मैं आप लोगों को बता दूं हर स्कूल में होते हैं पीटीआई। भाई आई तो आप हैं, ये सॉल्यूशन किसके लिए बता रहा हूं? आप लोगों के लिए। पहले हमने पढ़े हैं प्रिंसिपल और बाद में पढ़ रहे हैं टेक्निक। ऐसा अगर आप लोग लर्न करेंगे कभी नहीं होगी आप लोगों से मिस्टेक। चलिए देखते हैं। पहले इन्होंने टेक्निक जिसका नाम है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, इन्होंने क्या कहा इस वाली टेक्निक में, चलिए देखते हैं। भाई फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर ने क्या कहा? इनका सारा एक्सपीरियंस रहा इंडस्ट्रीज में, तो इन्होंने ये कहा भाई इंडस्ट्री को या किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को कर दीजिए दो पार्ट में डिवाइड। कौन कौन सी? प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। जिनके पास अच्छा दिमाग है उनको रखिए प्लानिंग में, जो अच्छा सोच नहीं सकते लेकिन अच्छा कर सकते हैं उनको रखिए प्रोडक्शन में। तो उन्होंने करा क्या कि एंटायर प्रोडक्शन यूनिट को कर दिया दो पार्ट में डिवाइडेड। इनके अंडर भी 4 लोग दे दिए और इनके अंडर भी दे दिए 4 लोग, और इनके अंडर काम कर रहे हैं वर्कफोर्स यानी वर्कर्स। मैं एक बात क्लैरिटी कर दूं इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले। भाई हेनरी फयोल का एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? काम को करना है डिवाइड, और इसमें भी वही हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि हेनरी फयोल का कौन सा प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। ये फॉलो करता है डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन कभी कभी एक और चीज आ जाती है कि कौन से प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता। भाई ये फॉलो नहीं करता यूनिटी ऑफ कमांड। हम लोग आगे बड़ा डेप्थ पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि हर एक को कमांड करने वाला एक हो, एक से ज्यादा ना हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वर्कर्स को कमांड करने वाले तो सारे लोग हैं, ये तो गड़बड़ हो रहा है। कमांड करने वाला एक नहीं है ना, बहुत सारे है ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड को ये फॉलो नहीं कर रहा। इनको हम लोग फयोल के जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे दोबारा से इन डेप्थ। चलिए यहां हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने ये कहा कि दोनों के अंदर आने हैं 4 लोग, प्लानिंग के अंदर भी प्रोडक्शन के अंदर भी। भाई ये आखिर हैं कौन और इनका काम क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये करेगा क्या? ये इंस्ट्रक्ट करेगा किसको? वर्कर्स को, जिस समय काम कर रहे होंगे वर्कर्स। जैसे आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग कभी आगे फ्यूचर में एग्जाम देंगे तो आपको मिलेगी OMR सीट। तो जो वहां टीचर होगा ना तो वो आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू फिल द OMR सीट। तो ऐसे ही क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा वर्कर्स को जिस समय करेंगे वर्कर्स का। दूसरा आता है हमारा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करेगा? ये डिसाइड करेगा सीक्वेंस ऑफ द जॉब परफॉर्म्ड। भाई किसी भी काम को करने का सीक्वेंस क्या होगा। घर में बनती है हमारी सब्जी, पहले उसको धोया जाता है, काटा जाता है, एक होता है प्रॉपर सीक्वेंस। हम इसी की बात कर रहे हैं। किसी भी काम को करने का सीक्वेंस क्या होगा वो डिसाइड करेगा रूट क्लर्क। भाई आप लोग कभी किसी रास्ते पर जाना और अगर आप रास्ता भूल जाए ना, पूछ कर देखना कि भाई आगे जाने का रूट क्या है। वो बताते हैं आगे जाना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। अल्टीमेटली वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको? सीक्वेंस बताना चाह रहे हैं कैसे कैसे करना है। साथ में एक और चीज डिसाइड करेगा ये क्या, वेयर इज टू बी डन, यानी कि एक्टिविटीज को कहां पर परफॉर्म करना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लेसेस होते हैं ना, उनमें से कहां पर कौन सी एक्टिविटी होनी है ये भी डिसाइड करेगा ये। तो इंस्ट्रक्ट ये कर रहे हैं, ये सीक्वेंस बता रहे हैं। बात कर रहे हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के बारे में। भाई टाइम नाम से पता लग रहा है, ये एक टाइम डिसाइड करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम किसी भी एक्टिविटी को करने का। जैसे आप लोगों का एग्जाम 3 आवर्स में खत्म हो जाना चाहिए, ये रहा स्टैंडर्ड टाइम। ऐसे ही टाइम डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए। साथ में डिसाइड करते हैं कॉस्ट क्लर्क कि कितनी खर्चा आएगा, कितने आएंगे एक्सपेंसेस। किसी भी काम को करने में पहले से प्लान कर रखते हैं। ऐसा नहीं कि हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे तो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। किसी भी कंपनी में पहले से डिसाइड करना होता है। ये है हमारे डिसिप्लिनेरियन। इनका काम क्या होता है? टू मेंटेन
द डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये रहे 4 लोग किसके अंडर, प्लानिंग इंचार्ज के अंडर। अब बात करते हैं भाई प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर जो 4 लोग हैं ये क्या क्या करते हैं। पहला आता है गैंग बॉस। अच्छा, गैंग बॉस को हमारे माइंड में जैसे हम लोग पढ़ते हैं याद आता है भाई ये तो गैंग होगी किसी लोगों की, ऐसा नहीं है, ये गैंग नहीं है। गैंग बॉस का काम क्या है, टू चेक द मशीन कि भाई वो ऑपरेटिंग कंडीशन में है या नहीं है। ऐसा ना हो कि मशीन ऑपरेटिंग कंडीशन में ना हो और वर्क हो जाए डिले, ऐसा नहीं करना है। अगर मशीन ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं है तो ये तुरंत इंफॉर्म करेगा किसको, रिपेयर बॉस को। और रिपेयर बॉस क्या करेगा, उन मशीन की करेगा रिपेयर, जिससे कि वर्क में ना हो डिले। तो ये रहे ये इन दोनों के काम। भाई स्पीड बॉस क्या है, स्पीड बॉस का काम ये है वर्क शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम। वर्क कैसे टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो भी टाइम किसने डिसाइड किया है, टाइम डिसाइड किया है टाइम क्लर्क ने, 3 घंटे में पेपर हो जाना चाहिए। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए टीचर कि स्टूडेंट को इतना अच्छा बना दो, इतना परफेक्ट बना दो कि वर्क शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम। लास्ट इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, टू चेक द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। मार्केट में जो भी चीज दी जा रही है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को करना डिटरमाइंड। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की, मतलब पुअर क्वालिटी की ना पहुंच जाए, जैसे कंपनी का ना हो नाम खराब, ऐसा नहीं करना है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्पेक्टर की। और ये रही हमारी पहली टेक्निक जिसका नाम है फंक्शनल फॉरमैनशिप। चलते हैं सेकंड वाली टेक्निक पर। ये है टेलर की सेकंड वाली टेक्निक जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। भाई स्टैंडर्डाइजेशन अलग चीज है, सिंप्लीफिकेशन अलग चीज है। चलिए दोनों को देख लेते हैं आखिर ये दोनों चीजें होती क्या हैं। ये है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ये क्या कहता है, जो भी चीजें बनाई जाए वो A1 क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, सब स्टैंडर्ड भी नहीं, नॉर्मल भी नहीं, A1। काम करो तो ऐसा करो कि खुद काम भी कहेगी किसने किया है, मतलब A1 क्वालिटी का काम करना है। फोकस ऑन क्वालिटी, ये इसका मेन एम है। अच्छा, क्वालिटी वाली अगर चीजें बनाना चाहते हो तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास मशीन कैसी होंगी, स्टैंडर्डाइज होंगी, हमारे पास रॉ मटेरियल कैसा होगा वो भी होना चाहिए स्टैंडर्डाइज, इसके अलावा वर्कर्स कैसे होने चाहिए वो भी होने चाहिए स्टैंडर्डाइज। जब सारी चीजें मेरे पास स्टैंडर्ड वाली होंगी तो मेरा आउटपुट कैसा निकल कर आएगा, वो भी स्टैंडर्डाइज निकल कर आएगा। यही है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। चलिए बात करते हैं आखिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है। भाई सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ये कहता है, कभी कभी कुछ कंपनी करती क्या है, बहुत सारी चीजों को मार्केट में लेकर आ जाती है। माना मैं समझ रहा हूं, एक एग्जांपल है, इस चीज की मार्केट में डिमांड है, इसकी भी मार्केट में डिमांड है, इसकी भी मार्केट में डिमांड है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरा ऐसा है जिसकी मार्केट में डिमांड कैसी है, लो है, इसको लोग ज्यादा प्रीफर नहीं कर रहे हैं। तो भाई ऐसा करना है कि जिसकी मार्केट में डिमांड कम है उसको कर दीजिए मार्केट से आउट, एलिमिनेट कर दीजिए। अच्छा, इससे होगा क्या कि वर्कर्स का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो अभी तक ऐसी चीजों पर काम कर रहे थे जिसका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा था। तो अल्टीमेटली वर्कर्स का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा और अल्टीमेटली काम क्या होगा, सिस्टमेटाइज होगा, सिंप्लीफाइड होगा और स्टैंडर्डाइज होगा। यही है हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जो भी हमारी अनवांटेड वैरायटीज हैं, अनवांटेड वैरायटीज जिसकी मार्केट में क्या है, डिमांड है बहुत ज्यादा कम, उनको मार्केट से करना है आउट। चलिए देखते हैं अगली वाली टेक्निक में टेलर ने क्या कहा। ये है थर्ड टेक्निक टेलर ने जो दिया जिसका नाम है वर्क स्टडी। भाई वर्क स्टडी के अंदर आते हैं 4 आप लोगों के पॉइंट, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। देखते हैं इनको एक एक करके और आखिर इनका मीनिंग क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ये रही मेथड स्टडी। भाई ये तो हम लोगों को ऐसी पिक्चर दिख रहा है जो कि साइंस नोट रूल ऑफ थंब में दिखा था, बिल्कुल सही बात है और मीनिंग भी इसका है वही। किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये भी तरीका, ये भी तरीका, लेकिन हमें करना क्या है, किसी भी काम को करने का फाइंड आउट करना है बेस्ट वे।
जिससे मेरा काम सिस्टमेटाइज, स्टैंडर्डाइज और सिंप्लीफाइड हो। अब यहां हो गया कंफ्यूजन। अगर माना ये कीवर्ड भी है, मैं बता दूं आप लोगों को, एग्जाम में केस स्टडी आ गई, कैसे डिसाइड करें? साइंस नोट, रूल ऑफ थंब आंसर होगा या फिर होगा इसका आंसर मेथड स्टडी? मैं क्लैरिटी कर देता हूं भाई, सिंपल सी बात, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे जाए टेलर के तो होगा आज का आंसर साइंस नोट, रूल ऑफ थंब, और पूछी जाए अगर टेक्निक तो आंसर होगा मेथड स्टडी। तो ये है हमारा इसका सॉल्यूशन। देखते हैं अगले वाले टेक्निक में इन्होंने क्या कहा। ये है नेक्स्ट टेक्निक जिसमें इन्होंने क्या कहा, मोशन स्टडी। भाई किसी भी काम को करने में ना कई बार हमारे होते हैं अननेसेसरी मूवमेंट्स। जैसे कौन से मूवमेंट्स? लाइक सिटिंग, बार बार हमें करना क्या हो रहा है, बैठना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है, टर्निंग, इस तरह से होते हैं अननेसेसरी मूवमेंट। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग अपने स्कूल में ऑब्जर्व करना कि जहां क्लास 11th होगी वहीं आप लोगों की होगी क्लास 12। अगर मैं बात करूं कॉमर्स सेक्शन के बारे में, आखिर क्यों? क्योंकि दोनों को पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं ना वो होते हैं कॉमन। अच्छा, ऐसा क्यों रखा जाता है? इसका मेन मोटिव यही है कि जिससे कि अननेसेसरी मूवमेंट्स को ना एलिमिनेट किया जा सके। आप सोच कर देखो, 11th क्लास यहाँ, 12th क्लास बहुत दूरी पर, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू ट्रांसफर द टीचर फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। इससे होगा क्या, टीचर हो जाएगा टायर्ड और उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी खत्म। तो यही हमारा कहता है कि भाई हमें करना क्या है, जितने भी हमारे अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको करना है एलिमिनेट। यही है मेरी मोशन स्टडी। भाई हमारे यहाँ ना पहले ये वाले रेफ्रिजरेटर होते थे, इस वाले रेफ्रिजरेटर में प्रॉब्लम होती थी। वो क्या भाई, आइस वाला सेक्शन ऊपर और वेजिटेबल वाला नीचे। अब एक बात बताओ कि हमारी डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट किसकी होती है? रिक्वायरमेंट होती है वेजिटेबल की। अच्छा, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, या मैं बात करूं हम लोगों की भी, अगर यंग लोगों की बात करें तो उनको करना क्या होता है, बार बार झुकना पड़ता है वेजिटेबल को निकालने के लिए। अरे भाई, जिसकी रिक्वायरमेंट डेली पड़ रही है उसको तो हमें बड़ा झुकना पड़ रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है कभी कभी उसको हम ऐसे निकाल रहे हैं। अब क्या कर दिया कि वेजिटेबल वाले सेक्शन को लेकर आगे ऊपर और आइस वाले को लेकर आगे नीचे, जिससे कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है ना वो हो जाए रिड्यूस। यही इस आप लोगों का टेक्निक का है मेन मोटिव। चलिए देखते हैं अगली वाली टेक्निक। भाई नेक्स्ट टेक्निक है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, किसी भी काम को करने के लिए डिसाइड करना है स्टैंडर्ड टाइम, कि कितना टाइम किसी भी एक्टिविटी के अंदर लगना चाहिए, जिससे कि किसी भी वर्कर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके कि वो टाइमली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यही है मेरी टाइम स्टडी। चलते हैं अगली वाली स्टडी पर। नेक्स्ट है हमारी फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या कहती है, अगर कोई भी वर्कर लगातार काम करे तो हो जाएगा वो टायर्ड। भाई टायर्डनेस को रिमूव करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए रेस्ट इंटरवल। आपने भी देखा होगा कि अगर हमारे यहाँ घर बन रहा है तो उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो भी लेते हैं ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। क्यों? हर वर्कर को चाहिए रेस्ट इंटरवल। तो भाई इसमें 2 चीजें डिसाइड की जाती हैं। आखिर क्या? नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि एक वर्कर को हमें 1 आवर का रेस्ट इंटरवल देना है, ये ड्यूरेशन हो गया। अब इसके पास, कंपनी के पास चॉइस है कि एक तो ब्रेक दे दे 30 मिनट का, ये हो गया लंच ब्रेक, और 15 मिनट्स के 2 दे दे टी ब्रेक, ये भी 1 घंटा हो गया। यानी कि नंबर कितने हो गए हमारे? 3 बार रेस्ट इंटरवल मिल गया। और हो सकता है कंपनी ये डिसाइड करे भाई 3 बार नहीं देंगे, हम 1 बार देंगे, 1 घंटे का देंगे, आप कुछ भी करें। तो यानी ड्यूरेशन भी 1 आवर, नंबर भी 1 आवर। इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर वर्कर कोई लगातार काम करे, ही और शी मे फील टायर्ड। एवरी वर्कर्स रिक्वायर्ड रेस्ट इंटरवल टू रीगेन देयर स्टेमिना। तो इसी को कहा जाता है फैटिग स्टडी। चलिए चलते हैं अपने लास्ट वाली टेक्निक पर जो टेलर ने दिया था। ये है लास्ट टेक्निक। ये वर्क स्टडी के अंदर नहीं है, ये उसके अलग है। 4 हेडिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मेथड, मोशन, टाइम एंड फैटिग। ये अलग से है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वेज यानी वेजेस, वेजेस में डिफरेंस रखिए। कैसे रखिए भाई? वर्कर्स को डिवाइड करिए 2 वाले पार्ट में, जो अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं,
उनको आप बोले एफिशिएंट वर्कर। बट दोज वर्कर्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग देयर जॉब प्रॉपरली, उनको बोलते हैं इनएफिशिएंट वर्कर्स। अब एक बात मुझे बता दीजिए, किसको ज्यादा वेजेस मिलनी चाहिए? एफिशिएंट वर्कर विल गेट मोर वेजेस, और जो हमारे इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, ये लोग जो हैं, जो बड़े लेथार्जिक हैं, इनको मिलनी चाहिए लेस वेजेस। यही इस टेक्निक का मेन मोटिव है। चलिए देखते हैं लास्ट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और एक बात और, जितना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।